नमस्कार फ्रेंड। और कैसे हो? मुझे लगता है आप सभी सही होंगे। आपका स्वागत है हमारे चैनल हिंदी एग्ज़ाम में। आज हम जो चैप्टर रह गया था आगे शुरू करते हैं, जो स्वरों से संबंधित था। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन और रह गए हैं। व्यंजन हम आपको इससे नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें कराएंगे। जो आगे का सिलेबस रह गया है उसे हम शुरू करते हैं। जीवा के आधार पर। जीवा के थोड़ा बड़ा लिखता समझ में नहीं आएगा आपके। जीवा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। जो मैं बता रहा हूँ आपको ऐसे ही हेडिंग बनानी है। नंबर 1 अग्रस्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीवा मुंह के अग्र भाग से टकराती है। जो हमारी जीभ है, जो हमारे ऊपर जो मूर्धन्य है वहाँ के आगे के भाग से जिन वर्णों को बोलने में टकराती है वो अग्रस्वर कहलाते हैं। इनमें कौन कौन से आते हैं एग्जाम्पल देखते हैं। अग्रस्वर में छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ए, बड़ी ए, ये 4 अग्रस्वर में आते हैं। नंबर 2 देखते हैं मध्य स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीवा
जीवा मुंह के मध्य भाग से टकराती है। इनका एग्जाम्पल देखते हैं। इनमें केवल एक ही आता है आ। जो आ है हमारे मध्य भाग में कार्य करता है। जैसे हम बोलेंगे तो जो हमारा मूर्धा है वही केवल बोलने में हमारी जो जीभ है वही लगती है, तो इसलिए ये मध्य स्वर के अंतर्गत आता है। नंबर 3 देखते हैं। नंबर 3 है पश्च स्वर। पश्च स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करते समय करते समय जीवा मुंह के पीछे के भाग से टकराती है। जिन जो वर्ड हैं, जो स्वर जो हैं हमारे, जिनको हम बोलते हैं अपने मुंह के द्वारा, तो जो जीभ है हमारे पीछे के भाग से टकराती है। जो मूर्धा है, जो पीछे का भाग है हमारे, वहाँ से टकराती है, तो इन स्वरों का उच्चारण हम करते हैं। इसका एग्जाम्पल बाकी जो हमने लिख लिए हैं, जो बाकी जो बच रहे हैं वो सभी जिन स्वरों के अंतर्गत आएंगे। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ओ, बड़ा ओ, और इसमें बड़ा आ इसमें ही आएगा, और चंद्रबिंदी भी इसी में आ जाएगी। अब देखते हैं नंबर 3। नंबर 3 है मुख द्वार खुलने के आधार पर। हेडिंग है मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। इसको ऐसे अपनी पेन से अंडरलाइन करना है, क्योंकि मैं हिंदी में लिखता हूँ तो आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ पर कई बार अणु की संख्या पूछी जा सकती है आपसे, और पूछी भी गई है, इसलिए मैं इनको अंडरलाइन कर देता हूँ। नंबर 1 है
जिन जिन स्वरों के के उच्चारण उच्चारण करते समय मुख द्वार लगभग पूरा खुलता है। यानी हम जिन वर्णों को उच्चारण करते हैं मुख द्वार खुलने के आधार पर, जैसे हम इनको जोर से बोलेंगे इन वर्णों को, तो इनका बोलने में हमारा जो मुंह का आगे का भाग है इनका पूरा खुलता है। यानी जैसे इसके अंतर्गत केवल एक ही आता है, जो वो है बड़ा। जैसे बोलेंगे बड़ा आ, और जोर से क्या है, पूरा मुख द्वार खुल रहा है हमारा। इसका एग्जाम्पल, बड़ा, इसमें केवल एक ही आएगा। नंबर 2 है इसकी मैंने हेडिंग नहीं बनवाई है, हेडिंग में बनवाता हूँ। सॉरी, मैं हेडिंग भूल गया था, यहाँ पे हेडिंग बनाता हूँ। इसकी हेडिंग है नंबर 1 डाल के विभ्रत स्वर। ये विभ्रत स्वर के अंतर्गत आते हैं। विभ्रत स्वर ये इसकी परिभाषा है। नंबर 2 है अर्थविभ्रत। मैंने इनको क्रम से सजाया रखा है जिसको याद करने में आपको आसानी होगी। आप भी इसे जो मैं लिख रहा हूँ आपको ऐसे ही लिखना है। अर्धविभ्रत जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख द्वार लगभग आधा खुलता है। आधा खुलता है। जिन वर्णों के हम उच्चारण करते हैं, जो हमारा जो मुख द्वार है, इनको प्रयोग करने में हमारा जो मुंह है केवल आधा ही खुलता है। इनके अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं हम आपको एग्जाम्पल में बताते हैं। एग्जाम्पल में इसके अंतर्गत छोटा आ, बड़ी ए और बड़ा ओ, इसके अंतर्गत ये 3 ही आते हैं जो हम इनका प्रयोग करेंगे। जैसे छोटा आ, बड़ी ए, बड़ा ओ, तो इनका धीरे धीरे, यानी इनका जो मुख द्वार है केवल आधा ही खुलता है का प्रयोग करने से। अभी 2 और रह गए, इनको ऊपर करते हैं साफ करके। अब इसकी स्क्रीनशॉट ले लिया करें, जो कि आपको नोट्स बनाने में आसानी होगी।
वह हेडिंग है नंबर 3, समर्थ। समृद्ध स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा बंद होता है। मुख द्वार पूरा बंद होता है। जो वर्ड है हम इनका प्रयोग करते हैं, जिनके जो उच्चारण होते हैं इनमें जो मुख द्वार होता है लगभग पूरा बंद ही होता है। इनके एग्जाम्पल हैं छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। हम इनको बिना होठ हिलाए भी इनको आसानी से बोल सकते हैं। नंबर 4 हेडिंग डालना। अर्धसमर्थ। अर्धसमर्थ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग आधा बंद होता है। जो वर्ण हैं इनका हम प्रयोग करेंगे तो मुख द्वार जो होता है हमारा आधा ही बंद रहता है। इसके एग्जाम्पल हैं छोटी ए, छोटा ओ। इसके अंतर्गत 2 ही आते हैं और हमारा इसमें रह गया है एक होठों के आधार पर। आज हम स्वरों को ख़त्म करते हैं, उसके बाद व्यंजन रह जाएगा। व्यंजन हम अगली वीडियो में कंप्लीट करते हैं। लगभग 1 घंटे की वीडियो बनाएंगे। होठों की स्थिति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं वृत्तीय-मुखी स्वर। स्वरों के उच्चारण में होठ गोलाकार बनते हैं। वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय जो होठ हैं गोलाकार बनते हैं उन्हें वृत्तीय स्वर कहा जाता है। इसके अंतर्गत अन्य स्वर आते हैं। ये स्वर हैं, एक तो है छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और चंद्रबिंदी। ये जैसे हम होठ हैं, अगर हम इनको बोलते हैं तो हमारे होठ हैं एकदम गोल आकार के बन जाते हैं, तो इसलिए इनको गोलाकार के नाम से जाना जाता है। इसलिए इनको वृत्तीय
मुखीस्वर कहा जाता है। अवृत्तीय मुखीस्वर वे स्वर जो ओठों से गोलाकार नहीं बनते हैं, अवृत्तीय स्वर कहलाते हैं। इसके अंतर्गत आ, बड़ा आ, ई, बड़ी ई, ए, बड़ी ए, ऋषि इसके अंतर्गत आते हैं। वे स्वर जिनका हम प्रयोग करने में होठ गोलाकार नहीं बनते हैं उन्हें अवृत्तीय स्वर कहा जाता है। आगे और हम देखते हैं कौन कौन से रह गए चैप्टर। एक है अयोगवा वर्ण। अयोगवा जो वर्ण होते हैं, आपको यही पूछा जाएगा एग्जाम में कि अयोगवा वर्णों की संख्या कितनी है। अलग अलग लेखक के अनुसार इनकी संख्या अलग अलग मानी गई है। एक है पाणिनि के अनुसार इनकी संख्या 3 है, 3 मानी है। कौन कौन से हैं? यह है छोटी अंग, बड़ी अंग, चंद्रबिंदी। किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार इनकी संख्या 2 मानी है। ये है छोटी अंग, बड़ी अंग। आपको एग्जाम में 2 तरीका से प्रश्न पूछा जा सकता है और ये है जैसे पाणिनि के अनुसार अयोगवा वर्णों की संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या कितनी है, आपको 3 टिक करना है। किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार इन वर्णों की संख्या कितनी है, जो किशोरीदास वाजपेयी हैं इनके अनुसार अयोगवा जो वर्ण हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो उनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अगर आपको इन दोनों लेख कवियों में से किसी का नाम नहीं दिया जाता है तो आपको किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार ही टिक करना है। उनकी संख्या कितनी करनी है? 2 पर टिक करना है। आयोग के अनुसार ही 2 माना गया है। और देखो इनको अनुस्वार कहते हैं। इसे यहाँ से आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि अनुसार कौन सा है, तो आपको टिक करना है अनुसार ये वाला होता है। इसका प्रयोग किसी भी जो वर्ड होते हैं उनके ऊपर ही किया जाता है। जो अनुस्वार है, जो अंग बोलते हैं, इसका जो किसी भी वर्ड में हम ऊपर इसका प्रयोग करते हैं। जैसे अंक लिखेंगे, जैसे अंक, तो इसमें इसका प्रयोग कहाँ आ रहा है? ऊपर ही हो रहा है। एक है बड़ी अंग जिसे हम विसर्ग बोलते हैं। इसको भी ऐसे ही पूछा जाता है। विसर्ग ऑप्शन दे दिए जाएंगे, अन्य वर्ड दे दिए जाएंगे, तो इसमें पूछा जाएगा आपको पहचानने के लिए कि विसर्ग कौन सा होता है, तो आपको पहचानना है तो विसर्ग कौन सा होता है। इसका जो प्रयोग होता है सबसे अधिक संस्कृत में किया जाता है। जो संस्कृत के शब्द हैं उनमें सबसे अधिक इसका प्रयोग किया जाता है। संभवतः, प्रातः, प्रातः, प्रायः, इनमें इसका प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। जैसे प्रातः ऐसे जो पीछे आता है या बीच में भी आ जाएगा, जैसे दुख लिखेंगे यहाँ, इसमें इसका प्रयोग, जैसे इसमें इसका प्रयोग आ गया जो क्या है? विसर्ग है। और आपका ये चैप्टर जो स्वर है आपको यहीं तक है। आगे का जो चैप्टर होगा इसमें व्यंजन है। जो व्यंजन रह गए हैं हम आपको एक ही वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं नोट्स लिखता हूँ, पहले से लिख के रखता हूँ। मैं इसलिए लिखता हूँ क्योंकि आपका जो समय है बहुत कम लगे और हम कम समय में अधिक सिलेबस कवर कर सकें, इसलिए मैं यहाँ पर नोट्स बना के लिखता हूँ। और आपके सामने मैंने लाइव पढ़ाया है, जो मैंने लिख कर बताया है, तो यह वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है और आपको काफ़ी बोर होने लगता है। इसलिए मैं नोट्स इसलिए बना के रखता हूँ पहले से, जो कि वीडियो कम समय में अधिक सिलेबस मिल सके आपको। धन्यवाद। यह वीडियो बस इतनी है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।